तो ये कल जो मैंने बताया था, यानी कि कोई भी एक वन क्षेत्र है, बातें नहीं करें, कोई भी एक वन क्षेत्र है, वो वन क्षेत्र कितना कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है, वन क्षेत्र, वो जितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको वन कार्बन स्टॉक के रूप में डिफाइन करते हैं। तो उसकी जितनी कैपेसिटी है, कल की रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया था कि 7,204 7,204 मिलियन टन हमारा कितना अभी तक का कार्बन स्टॉक हो चुका है, जिसकी वजह से भारत की जो रैंक है, अभी 3-4 दिन पहले ही रैंक अपडेट की गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि भारत का जो सुधार वाली श्रेणी है, सुधार वाली जो श्रेणी है, उसमें क्या किया, इंक्रीज कर दिया गया रैंक को, है ना। पहले हम बहुत नीचे की रैंक में आते थे और अब जो है हमारी रैंक ऊपर आ चुकी है, यानी कि ग्रीन एनर्जी के रूप में हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं इन वनों की वजह से। कल भारत में जो कितने प्रतिशत हमारा वन क्षेत्रफल है, सब पे चर्चा हो चुकी है। लगता है आज जो है, जो विश्व में वर्तमान समय में वनों का क्या वितरण है, इस पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में जो वन है वो मुख्य रूप से जिन भागों में डिवाइड किए गए हैं, अगर हम कॉमन बात कर लें, जैसे उष्ण कटिबंध, मानसूनी वन, शीतोष्ण कटिबंध, पर्वतीय वन, और घास। इन्हीं के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सब रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। इन सबको मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये कल करवा चुके हैं और उसी से रिलेटेड कर लेना अपना विषय में, अपना क्लासिफिकेशन खुद कर लेना, क्योंकि सब मिलता जुलता उसी से है, जो इंडिया का है, सेम क्लासिफिकेशन है, बस इनका वितरण थोड़ा सा हमको देखना होगा कि वितरण कहाँ कहाँ हो रहा है ना। उस कटिबंध में आ जाएंगे अपना पोषण आ जाएगा, इसमें फिर क्या आ जाएगा, तर आ जाएगा, आग आ जाएगा, मानसूनी वाले में पर्णपाती आ जाएगा, और इसमें पर्णपाती के साथ आग आ जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध में भी तो आ जाएंगे, शुष्क वाला आएगा और आग वाला आएगा। पर्वतीय में एक आ जाएंगे, इसमें टैग आ जाएगा, टुंड्रा आ जाएगा, और उसके लिए में एक ही रहेगा। घास वाले में जितने भी घास के मैदान हैं वो सब आ जाएंगे, जैसे स्टेपी हो गया, सवाना हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन सबको देखना है कि हमारी पूरी दुनिया में इनका वितरण कहाँ कहाँ है। बस एक मानचित्र में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पूरी दुनिया में कौन कौन सा, ये दिख रहा है सबको, है?
ये हमारी लाइन कौन सी लाइन होती है? विषुवत रेखा। तो आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा पर पूरे साल में बारिश होती है ना। समय फिक्स होता है कि 12 से 4 बजे के बीच में बारिश होगी। 12 बजे से शुरू हो जाता बादल बनना, 2 बजे बन जाता, 2 से 4 बजे तक बारिश। तो ये जो पूरा एरिया है, इसमें जितने भी देश हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा वाला बन चलेगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार इस लाइन में। ठीक है, चाहे कोई भी देश हो, इक्वाडोर हो, ब्राजील हो। ब्राजील में तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न वन है। ये हो गैबोन हो, कांगो हो, इधर मलेशिया हो, सुमात्रा हो, बोर्नियो हो, इस सब में पूरा लाइन है। पूरी लाइन से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, बल्कि 10 डिग्री तक इन वनों का वितरण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर हम चले जिसमें कि भारत आ जाता है। भारत कैसा आ जाएगा? 10 डिग्री से 30 डिग्री या 25 डिग्री ऊपर और नीचे। ऊपर का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्थ, और नीचे का मतलब साउथ। तो जब इस वाली लाइन पे हम आ जाते हैं, 30 डिग्री की ये लाइन है, इस लाइन पे आ जाते हैं तो हमें मिल जाता है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों तरफ, है ना। यानी कि आपका जो ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिको कैंसर है, दोनों के मध्य में जब हम वनों को देखते हैं तो उपोष्ण वाले आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसी एरिया में जो मानसूनी क्षेत्र है, जैसे भारत का हो गया, जैसे चाइना का ये हिस्सा हो गया, जैसे इधर ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ये हिस्सा हो गया, इधर ये ब्राजील वेनेजुएला वाला हिस्सा हो गया। तो जो मानसूनी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र हो गया, जो मानसूनी क्षेत्र है, तो उन पर्टिकुलर स्थानों पर हमें मानसूनी वन देखने को मिलता है। हम इन सब वनस्पतियों को अलग करने के जो हम तरीका निकाले हैं कि हमने कैसे कर दिया कि पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके 4 तरीके मैंने बताए थे छांटने के। कौन कौन से जिन आधारों का हम कर देते हैं, तब मृदा, जलवायु, तापमान, वर्षा, इन सब के समानता जहां एक जगह देखने को मिलती है, उनके आधार पर हम इनका विभाजन कर देते हैं कि ये क्राइटेरिया यहाँ पर फिट हो रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम बढ़े तो जो आपका ये 45 से 60 डिग्री के मध्य का है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध वन आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो पर्वतीय वन, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, यहाँ शीतोष्ण कटिबंध मिल गया। और इसी शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ही जो घास के मैदान है, टेम्परेट वाले, वो वाले मैदान भी इसी क्षेत्र में पर्टिकुलर में देखने आपको मिलेंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नाम पता ही होगा सबको, बताने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मैदान है? टेम्परेट का डाउन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है, एरी है, स्टेपी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, यहाँ पंपाज है। ठीक है, कटिंगा है। तो ये सारे खास के मैदान भी यहाँ देखने मिलेंगे। और इसके बाद जो पर्वतीय वन है, जो भी 1500 से ऊपर 4000 मीटर तक इन वनों को देखने को मिलता है। ठीक है, टुंड्रा और टैगा इस 4000 के ऊपर वाली स्थिति में वो वन देखने को मिलता है, जहां पर टैगा वाले में किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती है, वहां केवल लाइकेन या काई जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सब वन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका कल चर्चा हो चुकी है कैसे महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं चलता हूँ उस पर। एक इसी वन में एक आता है आपका, ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की जो क्लाइमेट है वो अपने आप में एक अलग टाइप की क्लाइमेट है ना। इस प्रकार की क्लाइमेट पूरी दुनिया
दुनिया में और भी 3-4 जगह पर मिलती है जो भूमध्य सागर जैसी ही है। नाम पता है कहाँ कहाँ मिलती है? आप लोग घर पर बैठ के डेली कम से कम 1 घंटा एटलस का अध्ययन कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एटलस को मस्ट है कि डेली 1 घंटा हमको उसको देखना है कि इसमें है क्या। यकीन मानिए कि 5 सवाल आपके एग्जाम में एटलस से ही सोल्व हो जाएंगे उसका देखते रहने से। तो उस एटलस को देखना कि कहाँ कहाँ पर मिलती है, मैं बता देता हूँ। आपकी चिली में मिलती है, कैप्टामो मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और इसके अलावा यहाँ कैलिफोर्निया के आसपास मिलती है। यहाँ पर इसकी जैसी यानी कि जो वैरायटी यहाँ है वही वैरायटी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मिलती है। तो उस प्रकार की जो वैरायटी है, क्लाइमेट है वहाँ का जो है वो अपने आप में अलग है। अलग को अपने आप में ऐसा बनाता है कि वहाँ पर हमें तौर पर जो रसीले फल होते हैं वो उस वाले पूरे वृक्षों, ज्यादातर वृक्ष होते हैं रसीले फल वाले ना। तो जिसमें आपका ऑरेंज हो गया है ना, जिसमें आपका जैतून हो गया, जिसमें शैंपेन किससे बनती है, अंगूर हो गया है ना। ये सब वहां पर देखने को मिलेंगे। और ये भारत में मैंने कल बताया था, भारत में कहाँ बताए थे ये कल, कहाँ बताई थी? तो बताया था मैंने कि भूमध्य सागर जैसी क्लाइमेट है, कहाँ है? हिमालय के जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर भी इस प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ गई हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो वितरण है, वितरण में जिसमें सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाले 5 देशों के नाम। तो नंबर 1 पर कौन सा है? इसको नोट करें। हेडिंग डाल लें विश्व में वनों का क्षेत्रफल। नंबर 1 रूस, ब्रैकेट में लिखेंगे 800 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। नंबर 2 ब्राजील, 494। नंबर 3 कनाडा, 347। नंबर 4 अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 310। नंबर नेक्स्ट जो भी है 5 चीन, 208। और भारत का केवल नंबर लिख लेंगे, 10 नंबर पे भारत आता है पूरे वर्ल्ड में, 71। भारत का स्थान 10वां है पूरी दुनिया में वनों के क्षेत्र में। ठीक है, ये इसमें है वनों के एरिया में, क्षेत्रफल में। इसको समझिएगा अंतर को, है ना। अब दूसरा लिखना आपको वनों के प्रतिशत का क्रम, वो नोट कीजिए। नंबर 1 कोई बताएगा? फ्रेंच गयाना, गुयाना। नंबर 2 सूरीनाम। नंबर 3 माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया कहाँ है?
युगांतर माइक्रोनेशिया कहाँ है? कहाँ है? किसी को आपका पता है माइक्रोनेशिया? ये यही आपकी कमी है कि आप इन छोटे छोटे प्लेसेस का नाम नहीं बता पा रहे कि कहाँ है। ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोनेशिया है आपके जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले जो द्वीप है छोटे छोटे, उन सबको मिला के माइक्रोनेशिया होता है। गैबन, अगला नंबर गैबन, और अगला नंबर 5वां अमेरिकी सुमुआ। अमेरिकी सुमुआ, तो इन सभी में लगभग 98% से लेके 96% तक वन आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट वाला सेक्शन है जीएस में या जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना। बहुत सवाल आजकल इनसे आ रहे हैं, उसके लिए आपको स्वयं से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो जो किताब मैंने बताई थी वो खरीदने, छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतना ज़्यादा मोटा मोटा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप पहले वो काम कर लीजिए, है ना। एनवायरनमेंट के अब बहुत से क्या नाम से सविंदर सिंह ले लेते हैं पर्यावरण भूगोल, किसी के पास है? नहीं है, लेना ही पड़ेगा। दृष्टि है वो ठीक है, लेकिन उससे भी बेहतर है वो परीक्षा आती है, परीक्षा वाली आती है, वो ले लो। तो आपका ये सारा सवाल खेल खत्म। जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा, पर्यावरण से संबंधित सब उससे कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचना है ना। 2 दिन में खत्म हो जाएगी, पढ़ोगे उसको। इतना कंटेंट उसके अंदर अच्छा भी दिया गया है, बताया भी लिखा भी कैसे कैसा उससे आता है, एग्जाम में लोगों आता है। उसको पढ़ के रट डालो, खाली कोचिंग कर लेने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, इस बात को अच्छे से समझ लो। मैं पहले पिछली बार आया था तब भी मैंने ये बात बताई थी, कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, सिलेक्शन केवल आपकी मेहनत दिला सकता है। कोचिंग केवल एक रास्ता होता है कि हमको पढ़ना क्या है, ये हमको पता लगता है ना। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, 2 क्लासेस 3 क्लासेस में ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको खुद से बहुत सारा अध्ययन करने की जरूरत है। और अध्ययन ऐसा कीजिए कि नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल बुक में अंडरलाइन करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। ये है, उसको अंडरलाइन कर दिया, बार बार रिविजन कीजिए, बहुत आसानी से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी एग्जाम आप देंगे इतना मुश्किल नहीं आएगा। बीएड किसने कर रखा है? ऐसा नहीं किया। बीएड के लिए जो अप्लाई करा है कंप्लीट है हमारा। अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एमए कर चुके हैं? ठीक है, और ऐसे कितने जो बीए कर चुके हैं? बाकी किसके इंटर वाले हैं क्या? बीएससी से। अच्छा, बीएससी वाले कितने हैं? तो आप लोग बीएससी वाले हो तो बीएड क्यों नहीं कर लेते? अब तो आपकी तैयारी से हो जाएगी, यहाँ आके फैक्ट पता लग जाएंगे, पढ़ के सरकारी सीट निकालो, महाराणा प्रताप से करो बीएड, पास के पास हो जाएगा। बीएड के साथ साथ तैयारी भी मना थोड़ी ना कर देगी, बीएड को मना कर देगा तैयारी की। ये काम करो, ये इसलिए कि एक सेफ आपका प्लान भी होना चाहिए हमेशा अपने जीवन में। यहाँ नहीं तो चलो वहाँ पे हो जाएगा, तो जरूरी है कि जो आप सोचते चले हो जाएगा, जरूरी नहीं होता है। हम भी सोचते चले थे कि लाल की गाड़ी में घूमेंगे, हम तो स्कूल ये जरूरी नहीं होता है, प्लान भी जरूरी होना चाहिए। तो दोनों प्लान में काम किया जाए। पहली बार में एनडीआरएफ निकाले, सेव कर लिया, ठीक है, करते रहेंगे। 2008 में हमने निकाल दिया था, लगे रहेंगे, फिर नौकरी में आ गए, है ना। वो नहीं लगे, ऊपर कई बार इंटरव्यू वगैरह सब दिए, लेकिन नहीं हो पाया।
इधर तो ये प्लान बी बहुत जरूरी होता है अपने जीवन के लिए। तो जो आपको ये सलाह दे रहा नहीं हमारा तो एक ही टारगेट है हम उसके लिए मर जाएंगे, वो आज 15-20 हज़ार की प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ का था ये, है ना, वो उसमें इतना टैलेंटेड था लेकिन उसे इतनी चढ़ी हुई थी कि केवल IAS का एग्जाम होगा और हमको पता था अगर ये IAS का एग्जाम में बैठ जाएगा तो टॉप कर जाएगा, लेकिन वो बंदा बैठा ही नहीं, किसी से बैठा ही नहीं अपनी अकड़ की वजह से मेरा IAS देना। और आज जो है जी ऐसी एक छोटे से सिखपुरी जैसी जगह में उत्तर प्रदेश में कोचिंग पढ़ा रहा है 15 से 20 हज़ार, है ना, तो उतना जीवन तबाह कर दिया। इसलिए प्लान बी पे फोकस होना जरूरी है। आज के टाइम में केवल एक चीज़ को पकड़ के मत चलो, हर तरफ हाथ पैर मारो, जहाँ मौका मिल जाए पकड़ो, समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो ये आपका इसका परसेंटेज हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो वनों का वन संरक्षण या फिर कहेंगे कि वन संरक्षण हेतु जो हमारे वन है इनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब इनके संरक्षण से संबंधित बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाई गई, ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जिनसे कि हमारे देश में या हमारी पूरी दुनिया में इन वनों को कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, इस पे जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ या जो बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत सवाल आता है ना, तो उसको ध्यान से ऐसे ही कैसे नोट कर लेना। अभी जब मैं बोलूँ तब नोट करना, पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो हुआ 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, उस समय पहली बार पर्यावरण को लेके चिंता जाहिर की गई कि भाई लगातार हम ऐसा देख रहे हैं। 1972 में ये बात आ गई थी सामने कि हमारा जो पर्यावरण है उसको मानव यानी कि हम प्रभावित कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं और उसका नुकसान हमें स्वयं के शरीर पे, स्वयं के एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस समय स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये तय किया गया कि इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, है ना। तो इसमें वो लोग खासकर होते हैं जो UN के सदस्य होते हैं। तो UN के जितने भी सदस्य थे उनमें से सबने अपनी सहमति तो उस समय नहीं दी, क्योंकि उनको भी पता था 1972 में अगर हम अपनी बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं 1972 में, तो क्या हमारे देश के पास उस समय इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था कि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके? उससे ज़्यादा तो हमारे पास एनवायरनमेंट था, अच्छी गुणवत्ता युक्त था, है ना, तो हम तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे देश थे वो तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नुकसान पहुंचाने वाले देश कौन? जो विकसित देश थे, है ना, गिने चुने वही देश नुकसान पहुंचा रहे थे। वही लोग क्या कर रहे थे? चिंता भी जता रहे थे। तो उनकी चिंता ठीक थी, तो इसीलिए पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, हम पर्यावरण का प्रयास करेंगे, इसको बचाने का प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण हमें करना है ना। तो इसी समझौते में 5 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। उसी समय पर यह तय किया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस अब मनाया जाया करेगा, जिससे कि लोगों के मध्य में ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आया 1987 में। मॉन्ट्रियल में और ये आया। अब उस समय क्या दूसरी कंडीशन क्या आ चुकी थी कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, ये गैसेस भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो उसी समय जो ये CFC है ये किस रूप से हमारे लिए हानिकारक है, इस पर चर्चा होने लगी। तो उसी समय को क्या किया गया था कि हमारा जो ओजोन लेयर है उस लेयर में कहीं पर छेद हो गया है ना, उसकी चिंताएं होने लगी। तो उन चिंताओं को लेकर ही ये मॉन्ट्रियल में ओजोन समझौता हुआ, जिसमें
हमने इन CFC गैसों में कमी करने का प्रयास किया, ठीक है। और इसी समझौते में ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाए जाने लगा। कोई और दिवस बता रहे थे क्या? कोई और दिन बता रहे थे क्या? ठीक है, तो यानी कि 2 प्रयास ये किए गए। इसके बाद तीसरा आता है आपका टोरंटो में 1988 में। अभी मैं लिखवाऊंगा कौन सी जगह भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये टोरंटो में जो हुआ था, ये भी किस तरीके से जलवायु पर नियंत्रण करना है और पर्यावरण को बना के रखना है, उस पर चर्चा की गई। सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सम्मेलन कब आया? इसके 20 साल बाद, ठीक है। जो काम हमने यहाँ तय किए थे उसका यहाँ पर क्या किया गया? मूल्यांकन किया गया। क्या हम उसके लिए जो हमने प्रयास किए थे, क्या उसका कुछ फल मिला या नहीं मिला, है ना? क्या उसी अवस्था में है? इन सब पे चर्चा की गई, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन को इसमें हमने एजेंडा 21 यानी कि 21 पॉइंट हमने इसमें तय किए कि हमें अपने इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या काम करने हैं। तो एजेंडा 21 इसमें पहली बार दिया गया। ये पूछा जाता है, ये क्या पूछा जाता है, इसमें सवाल क्या आता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछ लेगा कब? 1992 अलग से आएगा कि एजेंडा 21 क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। एक और इसी से पॉइंट बनेगा, ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। मैं लिखा दूंगा। तो ये इसको एक नाम और देते हैं, अर्थ समिट भी इसको कहते हैं। इसके बाद फिर आया आपका 1997 में क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कहाँ है? क्योटो जापान में, ठीक है। तो ये सम्मेलन मुख्य रूप से, ये वाला जो सम्मेलन था ये था ग्रीन हाउस गैस पे। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैसेस सभी समझते होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। क्यों? सब समझते हैं ना? हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कितने नहीं समझते हो? तब ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आया, जो महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल लेवल पर, बस वही मैं बता रहा हूँ, बॉन सहमति। ये 2001 में आई, जर्मनी का बॉन सहमति 2001 में बॉन। तो इसमें भी मैंने अब रिसेंटली इन सबको बदल के, इन सबका नाम बदल के क्या कर दिया? कोप। अब कोप जैसे 21, 22, अभी कौन सा हुआ रिसेंटली? 27 कहाँ हुआ? बाली में, ठीक है। तो अब जितनी भी चर्चाएं पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं वो इस कोप के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब इन सबको क्रम से लिख लीजिए, इसी क्रम से पॉइंट वाइज। पहला नंबर डाल दी, पहले हेडिंग डालिए वन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय पहल। वन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय पहल। ये कभी कभी ऐसा देता है कि इनके नाम दे देगा, नाम देने के बाद एक तरफ ईयर दे देगा, फिर उनको मैच करवाएगा इस तरीके से, है ना? ऐसे भी आता है। इसमें लिखिए नंबर 1 स्टॉकहोम समझौता। स्टॉकहोम समझौता लगा के 5 जून
1972 को आयोजित। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रयास। दूसरा पॉइंट, इसमें 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बनाने का फैसला किया गया है। नंबर 2, मॉन्ट्रियल समझौता 1987। नंबर 2, मॉन्ट्रियल समझौता 1987। पहला पॉइंट है इसमें, मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। ओजोन दिवस, ओजोन क्षेत्र को लेकर इसमें चिंताएं व्यक्त की गई। ओजोन क्षेत्र को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। 16 सितंबर 1987 से प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। CFC गैस पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया। CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्या से चीज को होगा? अरे जिसको नहीं पता उसका पूछ रहे हैं ना। क्या कम है अब क्या करें? CFC गैस पे नियंत्रण करने का सुझाव दिया है। नंबर जो भी नेक्स्ट है, टोरंटो विश्व सम्मेलन 1988। टोरंटो विश्व सम्मेलन 1988। इसमें एक पॉइंट लिखिए, पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। नंबर 3, नंबर नेक्स्ट जो भी है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। इसमें पॉइंट निकले, यह स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया, जिसमें स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया, जिसमें एजेंडा 21, अगला पॉइंट लिखेंगे, एजेंडा 21 तय किया गया। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल। जापान के क्योटो शहर में हुआ 1997 में। जापान के क्योटो शहर में 1997 में। इसका मुख्य एजेंडा ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण करना था। इसका मुख्य एजेंडा ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट नंबर, बोन सहमति
वॉन सेवेंटी, ये हुआ जर्मनी में 2001 में। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और एक तो आपने अभी बोला वॉन सेवेंटी, अब एक ये बताइए कि अभी जो अभी तक एनवायरनमेंट का जो सेक्शन चल रहा है, रिसेंटली जो चल रहा है, उसमें जिसने सब लिखा हो, जिसको सब पता हो, मुझे बताइए कि ये टॉपिक हो चुके हैं, ताकि मैं रिपीट ना कर दूँ यहाँ। किसी को पता है ना पूरा अभी तक क्या क्या हो चुका है? इकोलॉजी हो चुका है और इकोसिस्टम बढ़ाने की विविधता चल रही है। जैव विविधता कहाँ तक हो चुका है? क्योंकि जैव विविधता छूटा है तो उसको पूरा कराना पड़ेगा। जैव विविधता का बताइए लास्ट कहाँ तक हुआ है? पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, ये हो चुके हैं। नहीं, बायोडायवर्सिटी में मुझे बताओ कि क्या हुआ है? ये ग्रीन हाउस हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, नहीं हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस हो चुकी हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता। जैव विविधता में क्या हुआ है? अलग लिखे होंगे नहीं, ये सब जैव विविधता में कितना है? एक काम करना, मेरा नंबर है ना, जैव विविधता तुमने लिखा है योगा का, लिखा है, उसको फोटो खींच के मुझे सेंड कर दो। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि ये क्या होता है। नाम सुना होगा तुमने? संकल्पना आई थी 1975 में। उस संकल्पना में क्या था, हमने इसमें मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था संरक्षण। संरक्षण किसका करेंगे हम? संरक्षण करेंगे वनस्पतियों का, जीवों का, संरक्षण में जैविक अजैविक जैसे मृदा है, जल है, आपका लैंड है, ये तो सोच रहे हो कि लैंड और मृदा एक ही है। जो जीवमंडल होता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसमें हम पर्टिकुलर क्या दो पॉइंटों को रखते हैं, जैविक अजैविक। इन दोनों को हमें वहां पर क्या करना है, उनका कंजर्वेशन कर देना है, ताकि
कोई दूसरा बाहरी पक्ष आकर, कहीं से भी कोई बाहरी पक्ष आकर इनको नुकसान ना पहुंचाए, है ना। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये रहता है। ठीक है। अब इसके बाद इसी में जो जीव मंडल भंडार होता है, इसको हम एक तरफ छोड़ देते हैं। ज्यादा तेज हो गई है क्या? निकाल दो। ऐसे आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ तो रही है। आ रही है ना? थोड़ा हमको भी इससे दिक्कत ही लग रही है। सर निकाल देते हैं, तेज बोल लेंगे। यस सर। इसको हम एक नाम देते हैं जीवित प्रयोगशाला। अब ये जीवित प्रयोगशाला हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, इसको अब एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों इसको कहा जाता है कि जीवित प्रयोगशाला है। इसका जो गोल है, ये गोल क्या है, इसी से आपको पता लगेगा। ये क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो रिजर्व है, इसके तीन मुख्य जो है क्षेत्र है, तीन मुख्य पार्ट हैं, जिसको ये लेकर चलता है, जिनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है ना। तो वो मुख्य पार्ट हमें जानते हैं। ये तीन इसके पार्ट हैं जिनको लेकर ये बायोस्फीयर रिजर्व चलता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, संरक्षण करवाने में मदद करता है। दूसरा काम क्या करता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है। इसके रिसर्च को बढ़ावा देता है, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, इन सबके रिसर्च को बढ़ावा देता है। और जब संरक्षण को कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, फिर हम, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का खाली ये काम तो है नहीं कि हम केवल उसको रिजर्व कर दें, उससे हमें कुछ चाहिए भी, है ना। तो हमें उससे कुछ चाहिए, तो जो हमें चाहिए वो हमें कहाँ मिलेगा, विकास की भूमिका में। यानी कि उससे हम क्या अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम उससे लेने का प्रयास करते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ के चलती हैं। अब एक आप सोचेंगे कि सर जब हम तो संरक्षण कर ही रहे हैं तो फिर विकास की बात कैसे आ गई, इसमें क्या योगदान है? इसमें योगदान ऐसे है कि जितना भी जो हमारा, जब हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं तो वो हमारे जीवन को बचा रहे हैं, है ना। यानी कि हम उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन कर रहे हैं। उनमें परिवर्तन ऐसे कर रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचे, ऐसे रिसर्च को कर रहे हैं कि उस रिसर्च को हम करके फिर उन चीज़ों को लगाएंगे जिससे कि नुकसान ना हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का। इसी चीज़ का तो रिसर्च करेंगे कि हमारे जीव जंतुओं पे किसी डेवलपमेंट का, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगाया, प्लांट लगा दिया। अब प्लांट लगाने के बाद उस प्लांट का क्या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसका रिसर्च क्या होगा। रिसर्च कहाँ किया होगा, बायोस्फीयर रिसर्च में बैठ कर किया होगा। वहाँ हमने देखा कि क्या इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे पड़ रहा नहीं पड़ रहा। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला होगा, हाँ इनका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अगले स्टेप में हमें उस तकनीक को अपनी बदल देना होगा, उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा जिसकी वजह से उन
जो जीव मंडल में जो बायोस्फीयर में हमने रिजर्व कर रखे हैं उनको नुकसान ना हो, ये पूरा क्रम चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही। ठीक है, तो इसमें ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1971 में हमने जीव मंडल कार्यक्रम बढ़ाया और भारत में पूरे विश्व में 651 बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं पूरे विश्व में, है ना? इतने बने हुए हैं, जिनमें से भारत में, इंडिया में 19 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है। जो इसका रोल था, इस रोल के बारे में 3 पॉइंट लिख लें, इन्हीं के बारे में। नंबर 1, 3 पॉइंट लिख लें इसके बारे में, यानी कि हेडिंग डालें बायोस्फीयर क्षेत्र का योगदान, ये हेडिंग, योगदान या भूमिका। पहली डालें संरक्षण की भूमिका में, संरक्षण की भूमिका में पहला पॉइंट लिखें। संरक्षण की भूमिका में पहला पॉइंट लिखें, जो आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण है। आनुवांशिक यानी कि हमारे जो जिस तरीके से, जिस फॉर्म में हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु, उनको उसी फॉर्म में बचा के रखना, उनका संरक्षण। दूसरा पॉइंट लिखें इसी में, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना। रिसर्च वाले में लिखे शोध वाली भूमिका, शोध की भूमिका में उसी के जहां बनाए हैं उसी के नीचे पॉइंट लिखे हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों पर शोध करना, और उनसे संबंधित सूचनाओं का संग्रहण करना, संग्रहण एवं प्रकाशित करना। विकास की भूमिका में लिखें पर्यावरण भूमि संसाधन को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को लागू करना। दूसरा पॉइंट लिखें सतत पोषणीय विकास को आगे बढ़ाना। ये हो गई। इसके बाद इसी को आगे देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखिए, इसमें सवाल आता है। बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मैं गोल बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है गोल हो।
मतलब आपको समझाने की दृष्टि से ये गोल बनाया जा रहा है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। पहला जो क्षेत्र होता है इसको बनाने के साथ उसे कहते हैं कोर। दूसरा होता है बफर और जोन, बफर जोन। तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण जोन, संक्रमण जोन या क्षेत्र, या इसका एक ट्रांजिशन भी से कहते हैं। ट्रांजिशन जोन, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में ये 3 जोन होते हैं। अब इन 3 जोनों में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, जानवर कहाँ रह सकते हैं, वो सब आपको जानना है, ठीक है। अब इन 3 जोन में मैं लिख रहा हूँ उधर ये पॉइंट, उनका मतलब है अलग, आर ई आर टी। आर का मतलब है रिसर्च, टी का मतलब है एजुकेशन, टी का मतलब है टूरिज्म, ठीक है। टी का मतलब टूरिज्म, या हिंदी में लिख लें शोध, एजुकेशन, पर्यटन। और इधर इस क्षेत्र में ये इसका मतलब ये नहीं इधर ही है, इधर भी हो सकते हैं। मानव आवास, इस डायग्राम को देखिए समझ में आ गया होगा। क्या जो हमारा कोर जोन है, इस कोर जोन में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही, तो क्लियर दिख रही है। यानी कि जैसे हमारे पृथ्वी का कोर है, ऐसे इसका कोर होता है। उस कोर में हम किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की कोई परमिशन किसी व्यक्ति को होती ही नहीं है वहाँ जाने की। ये वो क्षेत्र होता है, कोर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ जीव जंतुओं का जमघट होता है और अधिक संख्या में उनके घर बने हुए होते हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में हम किसी भी मानवीय गतिविधि को नहीं होने देते हैं। अगर मानवीय गतिविधि होंगी तो उनके क्या होंगे, उनको घरों का विनाश होगा। घरों का विनाश होगा तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी जो बनी हुई है वो विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बाद जो बफर जोन है, इस बफर जोन में हम 2 प्रकार के कार्य कर लेते हैं। एक तो रिसर्च वाला जो शोध वाला है, और दूसरा एजुकेशन वाला, है ना। यानी कि आप अपने शोध कार्य को यहाँ कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशनल ट्रेनिंग अगर कोई देनी है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको अपना टूर ले जाना है, हम ज्योग्राफी के हैं, अपने बच्चों का टूर लेना चाहते हैं, तो हम परमिशन लेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में जाने की, कि हमको परमिशन चाहिए। तो हमको अधिकतम परमिशन कहाँ की देंगे, बफर जोन की। तो हम बता सकते हैं, जो बच्चे जाएंगे उनको बताएंगे कि आप इस समय बफर जोन में है, बफर जोन के आगे हमारी एंट्री नहीं होगी, हाँ। तो बफर जोन तक हम जा सकते हैं। इसके बाहर जो तीसरा होता है जिसको संक्रमण का जोन कहते हैं। संक्रमण का जोन किसने कहा जाता है, किसी चीज को, यानी कि इधर से भी संक्रमण हो रहा है और इधर से भी संक्रमण हो रहा है। इधर किसका संक्रमण, इधर कौन से कर रहा है, जो जानवर है या पशु पक्षी हैं वो क्या करेंगे, इधर आ सकते हैं, और इधर का मानव इधर जा सकता है। इधर मानव की बस्तियां है ना, तो ये। और इनमें तीसरा अंतर क्या होता है, जो कोर क्षेत्र है उसकी सीमा निर्धारित होती है बिल्कुल, और जो बफर जोन है उसकी सीमा भी निर्धारित होती है। लेकिन जो आपका संक्रमण जोन है इसकी सीमा का निर्धारण नहीं होता है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हैं जिनके बारे में 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला देखिए कोर क्षेत्र।
डायग्राम तो बना लिया ना ये वाला। पहला लिखे कोर क्षेत्र, इसमें लिखे बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानवीय गतिविधि नहीं होती है, इसकी सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। इसकी सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। आजकल के टाइम में तो क्या आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पर बफर जोन में कैमरे फिट कर देते हैं, है ना। वहाँ एनिमल्स क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, उन सब एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम जो टाइगर होता है, टाइगर की गिनती कैसे करते हैं, उसके पैरों के निशान को गिन के करते हैं, ऐसे तो करते हैं। अब पहले ऐसी होती थी, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर पकड़ना आ गया तो टैगिंग कर देंगे, नहीं तो अब जगह जगह हम कैमरे लगा के उनको कैमरों के माध्यम से देखते हैं कि टोटल कितना एक पर्टिकुलर एरिया में घूम रहे हैं, इस तरीके से उनकी काउंटिंग की जाती है। ये कोड जो है मतलब क्या बाउंड्री डिसाइड होती है कि दीवार में किस नहीं नहीं, दीवार नहीं होती है, मतलब किस तरीके से डिसाइड करते हैं कोड जो है, और ऐसा कर देंगे कि जिस जगह पर हमें जो जिस एरिया में अधिक जानवर एनिमल्स दिख रहे हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज आ रहे हैं, और हमको लग रहा है कि वो सब आपस में एक अच्छी अवस्था में रहते हैं वहाँ पर, उससे आगे निकले यहाँ क्या हो जाएंगे, पेड़ों की जो डेंसिटी है उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। इसी से हम कोड एरिया को डिसाइड कर लेंगे कि वहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी ज़्यादा रहते हैं, उसी के आधार पर कोई ऐसा पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं खींची जाती है, बस उसी से मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ पर निशान लगा देते हैं, जो फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो क्या करेंगे, उन पेड़ों पर निशान लगा देते हैं, लैंड पर निशान लगा देते हैं नीचे, अपनी जानकारी के लिए कि यहाँ से आगे का बफर जोन है, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ तार भी खींच देते हो, अभी हम गए भी नहीं है बफर लाइन के पास में, हमको नहीं आइडिया है, हो सकता है कि तार खींच देते हो ऐसा नहीं, लेकिन तार वार इसलिए नहीं खींचे जाते ना, क्योंकि जंगली जानवर आ सकता है उधर को बाहर, नहीं तो फिर उसके डैमेज होने का खतरा बना रहेगा ना, इसलिए हम फिजिकली रूप से कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। जब बफर जोन में आपको ज़्यादा मिल नहीं रहा, जानवर तो आपको भी देखने जाके कहाँ देखोगे, उसमें बफर में तो मिल रहा है और में जाने मिल नहीं रहा, तो बफर भी देखोगे ना, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा वो देखो। बफर जोन के बारे में लिख लें, इस बफर जोन का सीमांकन होता है, अच्छा तो ये इसका सीमांकन बेहतर ढंग से किया जाता है। इसका उपयोग शोध, पर्यावरण, शिक्षा, पर्यटन, पर्यटन, शिक्षा, एजुकेशन जोड़ दो उसमें आगे, प्रबंधन आदि के लिए किया जाता है। नंबर तीसरा संक्रमण क्षेत्र, इसमें लिखे पॉइंट, सीमा सुरक्षित नहीं होती है, इसकी सीमा सुरक्षित नहीं होती है। शोधकर्ता और स्थानीय लोगों में परस्पर सहयोग बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, भारत के, अब इसके बाद भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल तो 19 हैं, अगर कोई बढ़ गया हो सेंटर पे तो बात अलग है, मुझे लगता नहीं बढ़ा है।
जो सर 18 ये इसमें से 12 मतलब 22 के उसमें जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसमें मतलब है। तो 18 करूँ 19 जहाँ पर आए वहाँ 18 करूँ, ठीक है। 18 है, उन 18 में से सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था कहाँ बना था? नीलगिरी में। नीलगिरी का सबसे पहला ये सवाल आता है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में 1986 में। कुछ के नाम में लिखवा रहा हूँ, कुछ के नाम और उनके स्टेट का नाम लिखवा रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, सब नहीं लिखवाएंगे जो महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूँ। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु केरल के बॉर्डर। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों उसके बॉर्डर पे है, ठीक है। 1986। गंगा देवी कहाँ है? उत्तराखंड 1988। इनके ईयर भी लिख लेना, ईयर मैच करने आते हैं। नोकरेक कहाँ है? मेघालय 1988। क्या हुआ? धीरे बोले। गंगा देवी उत्तराखंड 1988। नोकरेक मेघालय 1988। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार 1989। मन्नार की खाड़ी कहाँ? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका तमिलनाडु के बीच में। अब आप उत्तर मत देना, वो पता लगे। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो उसने बोल दिया, तो उसी को बोल दिया। तुम लोग एटलस देखे करो, एटलस, ठीक है। 1989। मानस असम में 1989। सुंदरबन ये तो सब जानते हो। वेस्ट बंगाल 1989। सिमलीपाल उड़ीसा 1994। सिमलीपाल ये वो केवल उनके नाम लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, मैथ में है ना, इनके नाम पूछे जाते हैं, नेट पूछी जाती है, मैथ करने नहीं देता, ये नहीं बता पाओगे। अचान कमार ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बना था 2005। शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010 में बना है। और एक जो लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है कच्छ को तो जानते हो, कच्छ देखा ना कहाँ है? जो गुजरात में है, और इसके आगे एक लाइन भी निकले। ये बना 2002 में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ 2002। ठीक है। अब ये आपका हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा होता है आपका नेशनल पार्क, हेडिंग डाले नेशनल पार्क। इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले।
नेशनल पार्क के लिए किसी भी ऐसे समृद्ध जैव विविधता, किसी भी ऐसे समृद्ध जैव विविधता एवं मौलिक प्राकृतिक आवास वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जहां प्राणी जात, पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक, भू आकृतिक, प्राणी जात, पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक, भू आकृतिक तथा जलीय महत्व के साथ उनके रक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक तौर पर उनके जीव जंतुओं के आवास बने हुए होते हैं और उनका हम हमारी जो वनस्पति है, प्राणी जात है, जीव मंडलम के साथ में सबका एक साथ संरक्षण करने का प्रयास करें। ठीक है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जंतुओं का शिकार, उन्हें बंदी बनाना, वन्य जंतुओं का आवास नष्ट करना, पौधों का विनाश करना, हथियारों का प्रयोग करना तथा वन्य जीवों के अतिरिक्त जानवरों के घास चराने पर प्रतिबंध लगा होता है। ठीक है, ना तो यहाँ हथियार ले सकते हैं, ना किसी जानवर को पकड़ सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं, ना ही उसके आवास को तोड़ सकते हैं। भारत में लाइन चेंज करके भारत में कुल 103 नेशनल पार्क स्थित हैं, जिनमें 94 राज्य सरकारों के अंतर्गत तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत हैं। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के नाम, एक तरफ नाम, दूसरी तरफ राज्य। नाम राज्य कुछ नहीं ज़्यादा लिख पाएंगे। 103 है, 103 में से 15-20 को लिखवाई जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जिसको आता हो वो नाम बताते चलेगा किस राज्य में। तो सवाल बस इसीलिए आते हैं कि कौन से राज्य में। बांधवगढ़ नंबर 1, बांधवगढ़ कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। कॉर्बेट
उत्तराखंड। फॉसिल, फॉसिल फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। गिर गुजरात। ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है तो आपके बोल रहा हूँ। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। संजय गांधी जिसकी आप बात कर रहे हो संजय, इसलिए मैंने बोला दो नाम बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला लिखेंगे संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिमालय भी उतना बड़ा है, उसमें इतने सारे राज्य कौन से में होगा? हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर। इंद्रावती छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। कान्हा, कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये सब आपको याद करने होंगे, ये केवल लिखने के लिए लिखे नहीं जा रहे हैं, ये आपकी जबान पर अटक चाहिए। कल सुनूंगा, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है? पढ़ाई ही एकमात्र साधन है। क्या सर? इनकी सबकी अलग अलग विशेषता है, वो बताऊंगा तो निकल जाएगा कि कितना समय हो, है ना। इसकी कुछ की बता दूंगा जो फेमस है, ठीक है। सिमलीपाल लिख लिया? सिमलीपाल लिखा? उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। काजीरंगा लिखा? सलीम अली जम्मू एंड कश्मीर। सिमलीपाल उड़ीसा। वाल्मीकि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि कई बार आया एग्जाम में पीसीएस में। वाल्मीकि कहाँ? बिहार। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगला नाम बोलो। कीबल लामजाओ। कीबल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। ये किस लिए जाना जाता है? इसकी विशेषता है इस तरीके से ये तैरता हुआ पानी के ऊपर तैर रहा है पूरा नेशनल पार्क। कीबल लामजाओ। अगला नेक्स्ट, कांगचेनजोंगा। कांगचेनजोंगा सिक्किम। नागरहोल, नागरहोल कर्नाटक। कर्नाटक। नोकरेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नोकरेक मेघालय। पन्ना, पन्ना एमपी। राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। राजीव गांधी नेशनल पार्क राजस्थान। ठीक है, इतना ही लिखूंगा।
अब जो कुछ की विशेषता है जो महत्वपूर्ण है जिसके लिए, जैसे काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? सिंह वाला कहने के लिए, ठीक है। फिर किसके लिए जाना जाता है? शेर के लिए, एशियाई शेर मिलता है, ठीक है। ये बांदीपुर, बांधवगढ़, पारवे, दुर्गा और ये राजाजी, राजीव गांधी, नोकरेक, ये सब जाने जाते हैं टाइगर के लिए, ठीक है। ये सब टाइगर के लिए जाने जाते हैं। सिमलीपाल जाना जाता है विशेष प्रकार के यहाँ विदेशी सारस यहाँ मिलते हैं, सिमलीपाल। काजीरंगा तो बता ही दिया। कान्हा भी टाइगर के लिए जाना जाता है। ग्रेट हिमालय जो है, जो हिमालय जीव जंतु हैं जैसे सफेद भालू और जो पांडा, लामा, इन सबके लिए जाना जाता है। और इसमें एक बर्ड भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके लिए ग्रेट हिमालय जाना जाता है। बाकी सबका पता नहीं है, बाकी सब मिक्स वाले ये सब, इनका कोई पर्टिकुलर एक स्पेशल जानवर नहीं है, जैसे कुछ में मिलता है ऐसा इनमें नहीं है, मिक्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल के लिए आपके लिए काम मिलेगा, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों में क्या अंतर है एक पेज में लिख के लाइए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या लिख लेंगे, तो इतना लिख लें, भारत में कुल इनकी संख्या 500 है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे भारतीय वनों की जो समस्याएं हैं, वनों के निर्वनीकरण की जो समस्याएं हैं वो क्या है, इस पर थोड़ा सा आपसे ये डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय वनों की समस्याएं क्या क्या है वो बताना चाहेगा। हमारे जो वन हैं, जो वनों का हम नष्ट कर रहे हैं जिन वनों को, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से वनों का ह्रास हो रहा है। एक एक करके जिसको आते हैं हाथ वाले, एक बंदा एक पॉइंट हो रहा है, एक इसके लिए जो फ्रेश का विस्तार हो रहा है, इसके लिए पहला पॉइंट हो गया कि हम अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं जिसकी वजह से वनों का नुकसान हो रहा है। अपने दिमाग में बसा लेना, जब मेंस में लिखना होता है तो हमको यही पॉइंट्स लिखने होते हैं। औद्योगिकरण की वजह से वनों का ह्रास हो रहा है। आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ यानी कि हम जो महत्वपूर्ण इमारती लकड़ियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनको नष्ट कर रहे हैं। शहरीकरण बोल दिए, औद्योगिकरण हो गया, और जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, उस वजह से हो रहा है। और क्या बोले, मेडिसिन सही बोल रहा है, तो पूरे पेड़ थोड़ी उखाड़ लिए जाते हैं, आर्थिक वाले में आ जाएगा ना। हम मेडिकल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी वनस्पतियों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, पूर्णतः हम वनस्पति को नुकसान नहीं कर रहे, उसका कुछ हिस्सा लेते हैं मेडिसिन बनाने में। पशुओं की चराई से पर्वतीय क्षेत्र में जो है उन वनस्पतियों का नाश हो रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जब पशु चराई करते हैं तो उनके पैरों से जो है वनस्पतियों का नुकसान होता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट और है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है सरकार की दोषपूर्ण नीति, क्योंकि वो नीतियां ऐसी हैं कि पूर्णतः वृक्षों को संरक्षित करने के लिए काम कर ही नहीं रही। अभी पिछले कुछ समय में आपने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में
कई हजार पेड़ काटे जाने थे मेट्रो ट्रेन बनने के लिए, है ना। तो ये जो नीतियाँ हैं हमारी, वो नीतियाँ उनको नष्ट कर रही हैं, ठीक है। दूसरा है कि परिवर्तनशील कृषि, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर का जो पैटर्न हमने चेंज किया है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हम इतने प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनसे क्या है कि जो जीव जंतु हैं जो उनके आते हैं यहाँ पर अनाज खाते हैं, भूमि में से कुछ खाते पीते हैं, तो उनको वो नुकसान पहुँचा रहा है ना। तो जो परिवर्तन एग्रीकल्चर का हो रहा है उसकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है। और निर्माण क्रियाएं में हो गया, व्यापारिक एक्टिविटी जितनी भी हमारी हो रही है वो सब इसको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर हैं जो आपको जानते हैं। इसके बाद कल की क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपको जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो बायोडायवर्सिटी का सेक्शन छूटा है उस पर चर्चा करेंगे, वो भेज देना मुझे याद से, भेज दिया है। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर एक थोड़े से पॉइंट्स उस पर भी बता देंगे आपको, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका है, एनवायरनमेंट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, केवल उनका वन लाइनर मैं आपको करवा दूँगा, हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। आज की क्लास में इतना ही। किसी भी कोई जिज्ञासा, कोई सवाल कैरियर को लेकर, जीवन को लेकर, जैसे वो कार्ड लगा रहता है, ये बाबा समस्त इसका इलाज है, ऐसी कोई किसी का कोई दुख हो तो कोई समस्या है कैरियर को लेकर, सब मस्त चल रहा है।